बुरा मत मानना छोटी भाभी, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी भाभी के आगे आपकी कोई पूछ रीछ ही नहीं है। इस घर में जिसको देखो सब बड़ी भाभी का ही नाम लेते रहते हैं। वर्षा ये लाओ, वर्षा वो लाओ, वर्षा ये बात, वर्षा वो बात, लेकिन आपको तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे घर वालों के लिए आप मिस्टर इंडिया बन गई हैं। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और दीदी इसलिए आगे होकर काम करती हैं क्योंकि अभी मैं नई आई हूँ शादी होकर। अब मुझे इस घर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। महीने भर में 15 दिन तो मैं अपने मायके में रही हूँ। मुश्किल से मुझे इस घर में रहे हुए 15 दिन ही हुआ है। अब मुझे ठीक से तो रसोई में कौन सा सामान किस डब्बे में है ये भी नहीं पता है। इसलिए सभी लोग वर्षा दीदी को ही बुलाते हैं और वर्षा दीदी भी इसलिए आगे होकर काम करती हैं क्योंकि अभी मुझे इतनी समझ नहीं है, इसलिए वो आगे होकर घर का सारा काम कर लेती हैं। बस इसलिए घर वाले उन्हें बुलाते हैं, वरना मुझे तो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये तो आपकी अच्छाई है भाभी, आप बहुत भोली हो, बहुत सीधी हो, जो आप घर वालों के लिए ऐसी बात कर रही हो। और रही बात बड़ी भाभी की, बड़ी भाभी के खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और हैं। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान को पहचानने के लिए कुछ घंटे ही काफी होते हैं। अब मैं इतने दिनों से इन लोगों के साथ रह रही हूँ तो मुझे तो लगता है कि दीदी भी बहुत अच्छी हैं और भैया भी बहुत अच्छे हैं और मम्मी पापा जी वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। कितना प्यार करते हैं सभी को। इस घर में आकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत पुण्य किए होंगे किसी जन्म में, जो इतना प्यारा परिवार मुझे मिला है। अब भाभी मम्मी पापा तो आपको प्यार करेंगे ही क्योंकि आप उनकी बहू हो। रही बात मेरे भाई की, तो मेरा भाई भी आपको प्यार करेगा ही क्योंकि आप उसकी पत्नी हो। अब बड़े भैया और बड़ी भाभी ये लोग स्वार्थी हैं। आप नहीं जानती हो भाभी, आप नहीं जानती हो। मुझसे पूछो, मुझसे, मैं जानती हूँ। पूरे 2 साल 3 साल होने को आए मेरी शादी को, लेकिन मजाल है कि बड़े भैया और बड़ी भाभी ने कभी मुझे हाथ उठाकर 1000 रुपए की साड़ी दी हो। और तो और भाभी, यदि मेरी मम्मी मुझे कुछ देती हैं तो बड़ी भाभी झट से हाथ से छीन लेती है, बोलती है कि नहीं इन सब चीजों की दीदी को देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सारा माल वो अपनी कब्जे में रखना चाहती हैं। तिजोरी की चाबी भी भाभी के पास है। मम्मी पापा के सारे पैसे कौड़ी सब बड़ी भाभी के हाथ में रहते हैं। अब क्या है ना भाभी, इसी शहर में मेरी शादी हुई है, इसलिए बार बार आना जाना हो ही जाता है। ये बात भी बड़ी भाभी को बहुत अखरती है कि मैं यहाँ पर बार बार आ रही हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जितनी बार आती हूँ उतने बार मेरी मम्मी कहीं मुझे कुछ देती ना होगी, इसलिए मुझे यहाँ आने जाने से भी रोक टोक करती है। अब मैं तो इस घर की बेटी हूँ, तो मुझे किसी भी चीज को देने लेने में वो 10 बार सोचती हैं। तो फिर आप सोचिए, आप तो उनकी देवरानी है, छोटी बहू है इस घर की। आप तो उनसे बाद में आई हैं, तो आपके साथ क्या करेंगी। इसलिए भाभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप बड़ी भाभी से ज्यादा मेल मिलाप मत बढ़ाइएगा। बड़ी भाभी से सिर्फ हिसाब किताब से ही बात करिएगा, ज्यादा दीदी दीदी करने की जरूरत नहीं है उन्हें। सामने तो बड़ा मीठा बोलती है बड़ी भाभी, लेकिन पीठ के पीछे खंजर घोंटने का काम है उनका। अरे अलका दीदी, रोशनी, तुम दोनों यहाँ बैठी हो, मैं तुम लोगों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हाँ दीदी, हम लोग यहाँ बैठकर चाय पी रहे थे। बोलिए ना क्या बात है, क्या हुआ। रोशनी, वो क्या है ना, पिंटू के स्कूल में एनुअल फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए उसके तो उसने पार्टिसिपेट किया है कार्यक्रम में, इसीलिए मैं तुम्हारे भैया के साथ उसके लिए सामान खरीदने जा रही हूँ। तो तुम प्लीज शाम का खाना बना लेना। हाँ हाँ दीदी ठीक है ना, आप जाइए, मैं बना लूंगी। और हाँ अलका दीदी, आप तो रुक रही हैं ना आज, रुकिएगा, आप जाइएगा मत, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही आऊंगी। आज काम के कारण आपसे बात ही नहीं हो पाई है। हम लोग रात को सभी लोग साथ में बैठेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ ठीक है ना भाभी, मैं तो आज यहीं रुकी हूँ, सुबह जाऊंगी मैं। अब देख लिया ना भाभी आपने। क्या दीदी, मैं समझी नहीं। आप भी बड़ी ही भोली हैं भाभी। ऐसे ही भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर बड़ी भाभी आपसे इस घर के सारे काम करवाएंगी और आपको इस घर की नौकरानी बना देंगी और खुद महारानी बनकर बैठेंगी। खुद बड़े भैया के साथ अपनी बेटी की शॉपिंग करने के लिए निकल गई और आपको यहाँ चौके चूल्हे में काम करने को बता गई। इस तरह हुक्म चलाएगी बड़ी भाभी तुम्हारे ऊपर। इसलिए भाभी, इसलिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा चंट चालाकी से काम लो, अपने लिए बोलना सीखो। अलका, रोशनी, कहाँ हो बेटा, दोनों यहाँ आओ। जी मम्मी जी, आ रहे हैं हम दोनों। चलिए दीदी, हम दोनों को मम्मी जी बुला रही हैं। जी मम्मी जी बोलिए। रोशनी बेटा, वर्षा तो शॉपिंग करने के लिए चली गई है। अब बेटा शाम के 6 बज गए हैं, तुम एक काम करो, खाने पीने की तैयारी कर लो, क्योंकि वर्षा तो 1-2 घंटे नहीं आएगी। तब तक खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा, खाने की टाइम हो जाएगा। तुम्हारे पापा जी और अशोक भी दुकान से आ जाएगा, तब तक उन्हें भूख भी लग जाएगी। तो जाओ जल्दी से खाने की तैयारी कर लो। हाँ ठीक है ना मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ। ये तो नाइंसाफी है मम्मी, छोटी भाभी के साथ बड़ी भाभी शॉपिंग करे और छोटी भाभी बेचारी चौका चूल्हा संभाले, ये तो ठीक बात नहीं है ना।
ये क्या तरीका है अपनी बड़ी भाभी के लिए इस तरह की बात करते हुए? अरे तुम्हारी ऐसी बातों से तो दोनों बहुओं में फूट आ जाएगी, दोनों बहुओं के मन में मनमुटाव आ जाएगा। और एक नहीं, हम तो तुम्हें 1000 बार यही बात बोलते हैं कि तुम बड़ी बहू के प्रति जो अपने मन में इतनी कड़वाहट लिए बैठे हो वो सब निकाल दो, क्योंकि बड़ी बहू इस घर के लिए क्या है वो हम समझते हैं। बड़ी बहू ने सारा घर संभाला हुआ है, उसने तो उस समय पर हमारा साथ दिया है जब हम बिस्तर पर पड़े थे और हमको उठा बैठा तक नहीं जा रहा था। बेचारी हमारी बड़ी बहू ने बिस्तर में ही हमारा सारा काम करवाया है। वो तो भला हो बड़ी बहू का जिसने हमारे साथ साथ पूरे घर को संभाला, हमारी इतनी सेवा जाप्ता की, हमारी इतनी देखभाल की, उसके कारण ही आज हम उठकर बैठ पा रहे हैं और चल फिर पा रहे हैं। वरना तो हम उम्मीद ही खो बैठे थे कि हम कभी उठ बैठ भी पाएंगे। और दूसरी बात कि बड़ी बहू में वो गुण है जो सबको एक साथ रखे हुए है। बड़ी बहू सबसे बहुत प्यार करती है, सारे घर वालों के काम को अपना काम समझती है, सारे घर वालों का काम आगे हो कर करती है, कभी किसी को किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने देती है। खबरदार, जो तुमने छोटी बहू और बड़ी बहू की तुलना करने की कोशिश की तो छोटी बहू को आए हुए इस घर में मात्र 15 दिन हुआ है और बड़ी बहू इस घर को पूरे 5 साल से संभाल रही है। इसलिए हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि बड़ी बहू को बड़ी बहू ही रहने दो और छोटी बहू को छोटी ही रहने दो। छोटी बहू अपनी जगह पर ठीक है और बड़ी बहू अपनी जगह पर ठीक है। और खबरदार, जो तुमने छोटी बहू के मन में बड़ी बहू के प्रति कड़वाहट घोलने की कोशिश की तो छोटी बहू तुम खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? जाओ अपनी रसोई संभालो। वो मम्मी जी, मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाना है, तो आप बता दीजिए। छोटी बहू, बड़ी बहू ने लौकी निकाल कर रख दी है, लौकी बना लो तुम। जी ठीक है मम्मी जी। बड़ी बहू ने निकाल कर रख दी है तो बना लो। ये कौन सी बात हुई भला मम्मी? उनका भी तो अपना मन है, वो लौकी खाना चाहती हैं या नहीं खाना चाहती हैं। एक बार आपने उनसे पूछा भी नहीं। इसमें पूछने वाली बात क्या है? घर में लौकी आई है तो सब्जी बनाने के लिए ही आई है ना। अब इसमें पसंद और नापसंद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि छोटी बहू को नहीं है पसंद लौकी तो वो अपने लिए कुछ भी बना सकती है। मतलब अब इस घर में सब्जी भी भाभी की पसंद की बनती है। ओह माय गॉड मम्मी, ये तो आप बहुत गलत कर रही हैं छोटी भाभी के साथ। देखो अलका, ये सब बोल बोल कर तुम छोटी बहू के मन में बड़ी बहू के प्रति कड़वाहट मत घोल देना। मैं तुमसे बार बार बोल रही हूँ, ये अपना बिस अपने पास ही रखो। तुम्हारी इन्हीं सब गुण के कारण तुम अपने ससुराल में नहीं निभ पाई और अपने पति के साथ अलग होकर रह रही हो। मैं कहती हूँ तुम कब सुधरोगी? अरे तुम छोटी बच्ची नहीं हो, आप मेरी ही मम्मी हो ना। मेरी माँ होकर आप अपनी बहू का पक्ष लेती हो? कैसी माँ हो आप? मुझे तो कभी कभी लगता है कि आप कहीं मेरी सौतेली माँ तो नहीं है। ये लड़की कैसी बात करती है, हमें तो समझ में नहीं आता है ये कब बड़ी होगी। शादी ब्याह हो गई, सब हो गया, उसके बाद भी इस लड़की में जरा भी समझ नहीं है। कैसी नादानों जैसी बात करती है। अरे इसे ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि बड़ी बहू का इस घर में क्या दर्जा है। बड़ी बहू ने वो किया है हमारे लिए जो खुद हमारी सगी बेटी भी ना कर पाती। हमें वो समय अच्छे से याद है जब हम सीढ़ियों पर से गिर पड़े थे और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी हमारी। उस समय पर हम बिस्तर में पड़ गए थे। डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि अब इस उम्र में इनकी हड्डी भी नहीं जुड़ सकती है और ये जीवन भर अब इसी तरह बिस्तर में पड़ी रहेंगी। उस समय पर फरिश्ता बनकर हमारी बड़ी बहू का रिश्ता हमारे घर आया और हमारी बड़ी बहू शादी होकर जब इस घर में आई, 15 दिनों के अंदर ही हमारे बेटे से हमने बोला कि बेटा तुम शादी कर लो। अब हमारे बेटे ने 15 दिनों के अंदर ही हमारी बहू से शादी कर ली थी। बेचारी नई नवेली दुल्हन ने हमारा सारा काम किया। हमारी बहू हमें बिस्तर में ही लैट्रिन बाथरूम कराती थी। हमें एक बच्चे की तरह उसने रखा। उसने हमारी इतनी सेवा की, तेल मालिश से लेकर उसने हमारी दवाई गोली हर चीज का ख्याल रखा। निस्वार्थ भाव से उस बच्ची ने हमारी सेवा की और 1 साल के अंदर ही उस बच्ची ने हमें इतना तंदुरुस्त कर दिया कि हम उठकर बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, अपना काम स्वयं कर सकते हैं। तो उस बच्ची का हम कैसे एहसान भूल सकते हैं? इसलिए हम अपनी बड़ी बहू का स्थान अपने दिल में सबसे पहले रखते हैं। यही बात हमारी बेटी को नहीं भाती है। हमारी बेटी तो हमें देखकर ही दूर जाती थी कि मम्मी तुम बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम करते हो तो कौन तुम्हारा साफ करेगा। ऐसा करके हमारी बेटी तो दूर ही चले जाती थी। जो काम खुद की संतान को करना चाहिए था वो काम दूसरे ने किया है तो मैं तो उसकी जीवन भर ऋणी रहूंगी। कभी मैंने बड़ी बहू को नहीं देखा कि वो फालतू के खर्च कर रही है या मनमाना सामान लेकर आ रही है। उसने जो चीज उपयोग लायक है वही चीज लाई है, ना ही फिजूल खर्च करती है और ना ही वो व्यर्थ में पैसे नाश करती है। बस इसलिए मैंने तिजोरी की चाबी भी उसे ही सौंप दी क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से वो घर गृहस्थी चला रही थी। यही बात मेरी बेटी अलका को पसंद नहीं आ रही है और वो इसी बात से उससे चिड़ी चिड़ी रहती है। लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं तो
उसे समझा समझा कर हार गई। और वैसे भी अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है, अब मेरा शरीर इतना नहीं चलता है कि मैं सारे घर की जिम्मेदारी उठाती फिरूं। इसलिए मैंने अपने सर से तिजोरी की चाबी का भार भी उतार दिया है। अब बहू आ गई है, कब तक अपने सर पर बोझ लेकर बैठी रहूंगी। क्या समय था मेरा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो सारे घर की बागडोर मेरे हाथ में रहती थी। मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण मैं ही घर संभालती थी। अलमारी की चाबी भी मेरे पास रहती थी। जितने पैसे लगते थे उतने पैसे निकालती थी। घर से जो लगता था वो लेकर जाती थी, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो लेकिन भाभी के आने से ये सब काम भी बंद हो गया। अब भाभी के पास चाबी है और बार बार भाभी से चाबी मांगती हूँ तो भाभी बोलती है कि दीदी चाबी की क्या जरूरत है आपको, मुझे बताओ, मैं आपको देती हूँ, क्या चाहिए। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। दीदी आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। अरे क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, क्या बात है दीदी। देखा ना भाभी, आपने देखा ना, मेरी माँ होकर भाभी का पक्ष ले रही हैं। भाभी के लिए मुझे उन्होंने भला भला सुना दिया। अब आप ही बताइए भाभी, मैंने क्या ही गलत बोला, बताइए आप क्या ही गलत बोला। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि इस घर में आपको भी उतना ही मान सम्मान मिले जो बड़ी भाभी को मिल रहा है। अब आपने देखा ना, बड़ी भाभी आपको चूल्हा चौका में लगाकर खुद शॉपिंग करने निकल गई। ऐसा ही करती थी मेरे साथ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और बड़ी भाभी शादी होकर आई थी ना, तब मेरे साथ ऐसा ही करती थी। मुझसे काम धंधा करवाती थी और भैया के साथ घूमने निकल जाती थी। और जब मैं मम्मी से बोलती थी इस बारे में तो मेरी मम्मी मुझे ही भला बुरा बोलती थी कि तू 2 काम कर लेगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैं नहीं चाहती जो सब कुछ मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। मैं बिल्कुल आपके साथ अन्याय नहीं होने दे सकती भाभी। मैं आपकी ननद हूँ, मैं आपको इस तरह घर की 4 दीवारियों के बीच में कैद होते नहीं देख सकती। भाभी अभी भी समय है, आप अपने लिए आवाज उठाइए, नहीं तो बड़ी भाभी के आगे आपकी एक न चलेगी। आप इस घर की नौकरानी और बड़ी भाभी इस घर की महारानी बनकर रह जाएंगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है भाभी कि मैं आपको बड़ी भाभी के खिलाफ भड़का रही हूँ। देखिए भाभी, यदि आप ऐसा सोच रही हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं सोच रही हैं, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ आपको इस घर में वही मान सम्मान, वही स्थान दिलाना है जो इस घर में बड़ी भाभी का मान सम्मान होता है। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। मैं आपकी बातों को भली भांति समझ रही हूँ, लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ दीदी, मैं नई नवेली दुल्हन हूँ इस घर में। यदि मैं दीदी को कुछ बोलूंगी तो दीदी मुझे ही उल्टा भला बुरा सुना देंगी। मम्मी जी भी मुझे ही सुना देंगी। जब वो आपको नहीं छोड़ रही हैं, आप तो उनकी बेटी हो, तो फिर मेरी क्या औकात है जब मुझे मम्मी जी बख्श देंगी। इसलिए मैं चुपचाप हूँ। थोड़े दिनों की बात है दीदी, थोड़े दिन देखती हूँ, उसके बाद में मैं ऐसे सुनाऊंगी कि जेठानी जी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मैं खुद ही इस तरह के अत्याचार सहने वाली नहीं हूँ। अरे खुद महारानी बनकर मुझे नौकरानी बनाने की सोच रही है, ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। भाभी, बड़ी भाभी बोलने में तो बड़ी मीठी है, बड़ा मीठा मीठा बोलती हैं। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि शहद टपक रही है, लेकिन बड़ी भाभी की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने का काम नहीं है। वो आपको ऐसी ऐसी बातें करके बहलाएंगी फुसलाएंगी कि आपको लगेगा कि इनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है आपका इस घर में। लेकिन आपको उनकी बातों में हरगिज नहीं आना है। बस ये समझिए, उनके खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और हैं। आप इनकी चाल में बिल्कुल मत आइएगा। ये आपको मीठी मीठी बातें करके ऐसा फंसाएंगी, ऐसा उलझाएंगी कि आप उस जाल से निकल भी नहीं पाएंगे। और आपको क्या बताऊं, धीरे धीरे देखना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दीदी, मैं आपकी बातों को भली भांति समझ गई हूँ। अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि इस घर में अपना कौन है मेरा और पराया कौन है। आप तो एक काम करिए, चलकर शांति से खाना खा लीजिए। मैंने खाना बना दिया है। क्या ही खाना खाऊं भाभी, ये सब देखकर मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। मुझे तो खाना खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अरे दीदी, क्यों सारा गुस्सा खाने पर उतार रही हैं? खाना रट कर खाइए। खाने पीने से कोई बैर नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े का क्या है, वो तो चलते ही रहेगा। खाने पीने से यदि आप खाना पीने में यदि इस तरह गुस्सा उतारोगे तो इसमें नुकसान आपका ही है। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। दीदी, रोशनी, ये 4 साड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं। इनमें से तुम लोगों को जो भी पसंद हो तुम लोग वो साड़ी रख सकते हो। उसके बाद में मम्मी जी और मैं रख लेंगे। तुम लोग साड़ियाँ पसंद करो, तब तक मैं बिट्टू को उसका सामान दिखा कर आती हूँ। उसने जो जो सामान बताया था वो सामान उसके लिए आया है या नहीं। कितनी प्यारी साड़ियाँ लग रही हैं। चारों साड़ी एक से बढ़कर एक है। कितनी सुंदर साड़ी है। दीदी की पसंद वाकई में बहुत अच्छी है। मैं तो ये ग्रीन वाली साड़ी रखूंगी। नहीं, रेड रखूंगी। नहीं, ये पिंक रखूंगी। अरे ये रेड भी तो कितनी प्यारी है। कोई भी साड़ी रख लूंगी मैं। कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। बस एक साड़ी में ही आपका सारा गुस्सा शांत हो गया। अरे भाभी, ये सब बड़ी भाभी की चाल है, आप समझती नहीं है। क्या हुआ दीदी? दीदी ने तो अच्छा ही काम किया ना, जो इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हैं हमारे लिए। देखिए जरा कितनी प्यारी साड़ियाँ हैं, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं। मेरा तो चारों साड़ियों पर
पर मन आ गया है। अरे भाभी, आप समझ नहीं रही हैं, एक साड़ी के पीछे आप अपना कितना बड़ा नुकसान करवा रही हैं। सारा पैसा भाभी रखकर शॉपिंग करने जा रही हैं और आपको एक साड़ी लाकर दे रही हैं। कितने की होगी ये? 500, 1000, 2000, 4000 की एक साड़ी टिकाकर इस घर की महारानी बन रही है वो, और आप नौकरानी बन रही हैं। अरे आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं कि वो आपको इस घर में अपने हिसाब से रखना चाहती हैं। अब वो आपको अपनी पसंद की साड़ियां पहनाएंगी। क्या आपकी पसंद कोई मायने नहीं रखती? बताइए, आपको अपनी पसंद की चीजें पहनना अच्छा नहीं लगता है क्या? बताइए मुझे। ये आज शुरुआत हुई है, अब तो आपके जीवन में यही सब चलेगा। आपको हर चीज इनके हिसाब से ही करनी पड़ेगी। सोच समझ लीजिए भाभी, एक साड़ी रखकर आप अपना ही नुकसान करवा रही हैं। मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, अभी ही भाभी को इस साड़ी पर से ही सबक सिखा दीजिए। अरे रोशनी, ये इतनी सारी साड़ियाँ क्यों फैली हुई हैं बेड में? अरे जेठानी जी अपने साथ साड़ियाँ लेकर आई हैं, शॉपिंग करने गई थी ना, बस वही साड़ियाँ हैं। बाकी मानना पड़ेगा, भाभी की पसंद है बहुत लाजवाब। कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, सारी साड़ियाँ एक से बढ़कर एक हैं। तुम्हें कौन सी पसंद आई साड़ी? बताओ रोशनी, तुम्हें इनमें से कौन सी साड़ी पसंद आई? अरे भैया, अब भाभी खुद जाकर दुकान में साड़ियाँ देखती तो हो सकता है उन्हें और कुछ पसंद आती। अब भाभी तो अपने हिसाब से साड़ियाँ लेकर आ गई हैं। अब मजबूरी है भाभी की, पसंद नहीं भी आई तो इनमें से ही कुछ एक साड़ी रखना पड़ेगा। अब बेचारी भाभी बड़ी भाभी की पसंद की साड़ियाँ पहनेगी, बताओ। अरे तो क्या हुआ, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। साड़ियों में कोई बुराई थोड़ी ना है, कितनी खूबसूरत साड़ियाँ लग रही हैं। और वैसे भी जो भी ये साड़ी पहनेगा तो खूबसूरत ही लगेगा। मैं तो कहता हूँ रोशनी, तुम भाभी से ही पूछो कि तुम्हें कौन सी साड़ी रखनी चाहिए। भाभी जो साड़ी बताएंगी तुम वो साड़ी रख लेना। भाभी की पसंद बहुत अच्छी है, जो चीज़ भाभी लेकर आती हैं वो चीज़ सच में बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, मैं सामने जाकर पापा के साथ बैठता हूँ, कुछ हिसाब किताब रह गया है दुकान का, तुम लोग देख लो। देख रही हैं भाभी, अब बोलिए, मुझे कुछ कहने की या बोलने की जरूरत है? बताइए बताइए भाभी। हाँ तो बताइए दीदी रोशनी, आप लोगों को कौन सी साड़ी पसंद आई है? जो साड़ी दो आप लोगों को पसंद आई है उन दोनों साड़ियों को आप लोग उठा लीजिए। सॉरी भाभी, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई है। अरे छोटी बहू, क्या बात कर रही हो? कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई है बड़ी बहू, और तुम्हें साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही है? अरे तुम नई नवेली दुल्हन हो, ऐसा कलर तो तुम्हारे ऊपर खूब जचेगा। कितनी प्यारी साड़ियाँ हैं। मैं तो कहती हूँ ये गुलाबी रंग की साड़ी तुम रखो, कितनी प्यारी लग रही है। इसमें तो तुम एकदम सुंदर लगोगी, सुंदर। नहीं मम्मी जी, मुझे इनमें से कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई, और वैसे भी ये मेरी चॉइस है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं। और वैसे भी दीदी, आपने ऐसे कैसे साड़ियाँ उठा कर ले आई मार्केट से? एक बार पूछना तो चाहिए था कि मेरी चॉइस क्या है, मेरी पसंद क्या है, मैं किस टाइप के कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं किस टाइप की साड़ियाँ पहनती हूँ। आपको एक बार मुझसे पूछ लेना था। ऐसी बेकार भद्दी कलर की साड़ियाँ मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। ऐसी चटक कलर की साड़ियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाभी, आई एम सॉरी। और हाँ भाभी, आइंदा से आप मेरे लिए शॉपिंग नहीं करें तो बेहतर है, मैं खुद ही अपने लिए शॉपिंग कर लूंगी। छोटी बहू, ये क्या तरीका है बड़ी बहू से बात करने का? एक तो वो तुम्हारे लिए अपने पैसों से साड़ियाँ लेकर आई है, तुम्हारे लिए क्या, मेरे लिए, अलका के लिए, सभी के लिए साड़ियाँ लेकर आई है, और तुम उसकी लाई हुई साड़ियों को इस तरह मना कर रही हो। क्या खराबी है इन साड़ियों में? 2-2 हजार रुपए से कम की साड़ियाँ नहीं है। वो तो ऑनलाइन काम करती है बड़ी बहू, तो पहली बार उसकी पेमेंट आई है, इसलिए उसने सोचा कि हम चारों के लिए साड़ियाँ ले चले। वो चाहती तो ना भी लाती वो साड़ी, अपने लिए अकेली लेकर आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरी बड़ी बहू सारे घर वालों को एक साथ लेकर चलने वाली है, और तुम उससे इस तरह से बात कर रही हो, ये शोभा नहीं देता है छोटी बहू तुम्हें। सॉरी मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं इस टाइप की साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, और मुझे किसी और के लाए हुए कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। वो क्या है ना, बचपन से ही मैंने अपने ही पसंद के कपड़े पहने हैं, बस इसलिए बोल दिया मैंने। और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भला? अब मुझे नहीं है किसी की पसंद के कपड़े पहनना, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कोई बात नहीं रोशनी, तुम्हें यदि इनमें से साड़ी पसंद नहीं आ रही है तो मत रखो, मैं तुमको अगले महीने फिर से लेकर चलूंगी मार्केट, तब तुम अपने पसंद की साड़ी खरीद लेना। अलका, जब तुम्हारी भाभी को ये साड़ी पसंद नहीं आई तो तुम्हें भी नहीं आई होगी। बड़ी बहू, ये चारों साड़ियाँ एक से बढ़कर एक है, मुझे तो बहुत पसंद आई बेटा। जो साड़ी तुम मुझे दोगी वो साड़ी मैं पहन लूंगी शौक से। और वैसे भी बेटा, दान दी हुई बचिया के कभी दांत नहीं गिने जाते, मैं तो ऐसा समझती हूँ। जो तुम मुझे हाथ उठा कर दे दोगी वो मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। मम्मी जी, जो आपको पसंद हो आप वो साड़ी रख लीजिए, और मैं तो कहती हूँ कि आप 2 साड़ी रख लीजिए। अब ये साड़ियाँ मैं वापस थोड़ी ना करूंगी। अलका दीदी, आपको कौन सी साड़ी पसंद आई है आप देख लीजिए। हाँ भाभी, मुझे आई है ना, ये रेड कलर की साड़ी दे दो, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है दीदी, मैं आपको फाल पिको और ब्लाउज सिलवा कर साड़ी दे दूंगी। अब भाभी को क्या बोलूं, उसे तो मैंने
साड़ियाँ लेने से मना कर दिया। अब यदि वो पूछेगी मुझसे कि मुझे साड़ी लेने से मना कर दिया और खुद ने साड़ी रख लिया तो क्या बोलूंगी? क्यों दीदी, आपने मुझे साड़ियाँ लेने से मना कर दिया और खुद बड़ी दीदी से साड़ियाँ मांग ली आपने? भाभी, मजबूरी नाम की भी कोई चीज होती है, पता है ना आपको। बस वही मजबूरी मेरी है। यदि इस घर में मुझे आना जाना है, इस घर के लोगों से बनाए रखना है, तो मुझे न चाहते हुए भी वो चीज करना पड़ेगा जो मेरे मन की नहीं है। यदि आज मैं साड़ी ना ली होती तो भाभी को बहुत बुरा लगता और वो मम्मी से उल्टा सीधा बताती और फिर शायद मम्मी और मुझे उल्टा सीधा सुनाती। बस इसलिए मैंने सोचा कि जितना सुनना था सुन लिया, अब नहीं सुनूंगी। मुझे कौन सा इस घर में अपना अधिकार जमाना है, मुझे कौन सा इस घर में रहना है। मैं तो दूसरे घर की हूँ, सुबह अपने घर चली जाऊंगी। रहना तो आपको है, आपको अपना अधिकार पाना है। मैं तो पराए घर की हूँ, हाथ उठाकर जो चीज दे दी जाएगी वो चीज लेकर चली जाऊंगी। अब जो कुछ आपने बोल दिया वो मैं थोड़ी ना बोल सकती हूँ भाभी, बताइए, नहीं बोल सकती ना। अब मैं इस घर की बेटी हूँ जो कि पराई हो गई हूँ। आपका इस घर में अधिकार है, आप हक से अपना अधिकार मांग सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। हाँ, वैसे ये बात भी आप सही कह रही हैं दीदी। भाभी, आपके जीजा जी का फोन आया है, मैं जरा बात कर लेती हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। अरे हाँ, मैं छोटी भाभी के साथ ही थी। वैसे दीदी बोल तो सही रही हैं, अब उनकी मजबूरी है साड़ी रखना, नहीं रखती तो मम्मी जी और जेठानी जी ना जाने क्या कुछ बोलती। लेकिन मैं एक साड़ी में इस तरह नहीं पिघल सकती। मैं एक साड़ी रखकर अपना नुकसान तो नहीं कर सकती। इस घर में मुझे अपना स्थान बनाना ही होगा और इस तरह तो मेरा स्थान बन नहीं सकता। इसके बाद तो रोशनी के मन में और भी ज्यादा नफरत पैदा हो गई थी अपनी जेठानी के प्रति। इतना जहर घोल दिया था उसकी ननद ने कि यदि रोशनी की जेठानी वर्षा कुछ काम अच्छा भी करती तो उसके लिए भी रोशनी उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज होती और उसे बहुत भला बुरा सुनाती। लेकिन वर्षा सीधी सादी थी, वर्षा हर किसी की बातों को सुनकर चलती थी। वर्षा परिवार को एक रखना चाहती थी, इसलिए वर्षा कभी अपनी देवरानी से कुछ नहीं बोलती थी। ये सोचकर बात को टाल देती थी कि रोशनी अभी नई नहीं है, उसे गृहस्थी में रमने में थोड़ा टाइम लगेगा। गृहस्थी किस तरह चलाई जाती है ये चीज समझने में रोशनी को टाइम लगेगा। ऐसा सोचकर वर्षा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती थी। वर्षा अपने ऑनलाइन काम के साथ साथ अपने घर के भी सारे काम करती थी, सारे घर वालों को खुश रखती थी। इसी कारण सारे घर वाले भी वर्षा को बहुत प्यार करते थे और रोशनी घर के कामकाज से बचती थी। वो हर काम को अपनी जेठानी के ऊपर थोप देती थी। काम को टालना और काम को बिगाड़ना, बस रोशनी यही काम करती थी। लेकिन वर्षा उसकी सारी बातों को नजरअंदाज कर देती थी, उसे छोटा और नासमझ सोचकर बात को हटा देती थी। हाँ पापा, मैंने सारे व्यापारियों को उनका पैसा दे दिया है, अब हमारे ऊपर किसी का बैलेंस नहीं है। तुम दोनों भाइयों ने मेरी दुकान कितनी अच्छे से संभाली है, मुझे बहुत गर्व होता है कि तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उठा ली हैं। पापा, ये तो हमारा फर्ज है, आप तो जीवन भर करते आए हैं, अब आपके आराम करने के दिन है। आप दुकान को छोड़कर घर पर बढ़िया आराम करिए। हम दोनों भाई है ना, हम दोनों भाई दोनों दुकानों को अच्छे से संभाल लेंगे। अरे लो, बड़ी बहू भी आ गई। बड़ी बहू, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। देखो बेटा, घर संभालने के लिए छोटी बहू आ गई है। अब तुम एक काम करो, दुकान संभालने में हमारे बेटों की मदद करो। तुम बहुत अच्छे से दुकान संभालती हो, हमने सुना है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही है बेटा तुम्हारी सासू माँ ने। तुम कल से दोनों के साथ दुकान जाना और थोड़ी थोड़ी देर दोनों की दुकान संभालना। पापा जी, लेकिन बच्चा छोटा है। भाभी कोई बात नहीं, माँ है ना, और वैसे भी रोशनी है ना, वो लोग संभाल लेंगी। आप दुकान में रहती हैं तो चोरी नहीं होती है, घर का एक व्यक्ति भी दुकान में होना चाहिए। हाँ वर्षा, सभी लोग सही बोल रहे हैं। तुम भी कल से हमारे साथ दुकान चलना। तुम दुकान में रहोगी तो कम से कम देखभाल तो करोगी। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। तो फिर मैं क्या करूं दीदी, आप ही बोलिए, क्या करूं मैं? क्या भाभी, क्या आप दुकान नहीं संभाल सकती हैं? क्या आप में इतनी काबिलियत नहीं है? जब बड़ी भाभी दुकान संभाल सकती है तो आप क्यों नहीं? आप तो उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। आप भैया को साफ साफ बोलो कि आप दुकान संभालेंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी जाकर उनसे ये बात करती हूँ। नहीं दीदी, मैं तुरंत में ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं 2-4-8 दिनों के बाद बोलूंगी। जब तक देख लेती हूँ कि दीदी घर का काम और दुकान को कैसे मैनेज करती है। ठीक है भाभी, लेकिन बोलना जरूर। यदि आपने नहीं बोला तो देखो, भाभी का ऐसे भी घर में राज है ही। कल को वो दुकान में भी राज जमा लेंगी, अपना दुकान में भी अपना अधिकार जमा लेंगी। फिर ना आप घर की रहेंगी ना घाट की रहेंगी। आपके हाथ में तो न घर की सत्ता रहेगी न दुकान की सत्ता रहेगी। इसलिए अभी भी समय है। हाँ ठीक है दीदी। वर्षा बहुत अच्छे से अपना काम करती थी, सारे घर को संभालना, बच्चे को संभालना, सास ससुर की सारी जरूरतों की चीजों को देकर जाना, और शाम को आकर भी रसोई में घुस जाती थी, सारे घर का काम संभालती थी। और ये सब कुछ घर वाले भी समझ रहे थे कि वर्षा सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रही है। जो थोड़ा बहुत काम बचता था, रोशनी जानबूझकर उस काम को धीरे धीरे करती थी और कुछ काम अपनी जेठानी के लिए जानबूझकर छोड़ देती थी। 8 दिनों तक तो
रोशनी चुप रही। 9वें दिन जब वर्षा दुकान जाने लगी तो रोशनी ने अपने दिल की बात कह दी। अरे रोशनी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है भला? तुम कल से दुकान जाना, तुम ही दुकान संभालना, मैं घर संभाल लूंगी। हाँ हाँ बहू, तुम कल से दुकान ही जाना, तुम कल से दुकान ही संभालना बेटा। बड़ी बहू घर संभाल लेगी। अगले दिन से रोशनी खुशी खुशी दुकान जाने लगती है। घर का काम करके रोशनी दुकान जाती और दुकान से आकर फिर घर का काम करती। इतना काम करने की तो रोशनी को आदत ही नहीं थी। 1 महीने तो रोशनी बहुत अच्छे से गई। उसके बाद धीरे धीरे करके रोशनी की हालत खराब होने लगी, क्योंकि दुकान में भी रोशनी को काम हो जाता था, घर में आकर भी रोशनी काम ही करती थी। अरे छोटी बहू, तुमने रोटियां सेकी है या नहीं? क्या कर रही हो तुम इतनी देर से? कब से रास्ता देख रही हूँ मैं खाने की। हाँ मम्मी जी, बस बनाकर ला रही हूँ मैं। ये दीदी की बातों में आकर मैंने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है लगता है। अरे कितनी अच्छे से चैन से घर में रहती थी, बढ़िया आराम से सोकर उठती थी, आराम से घर का जितना काम बचता था वो करती थी। अब तो बिल्कुल ऐसी भागा दौड़ी हो गई है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं बचा है। अब जेठानी जी को भी क्या बोलूं? मैं तो सोकर उठती हूँ और थोड़ा बहुत काम करके दुकान चली जाती हूँ। वो तो दोपहर भर पूरा काम करती है, मुझसे 4 गुना ज्यादा काम करती है। उसके बाद में सब्जी दाल चावल सब कुछ बना कर रखती है। बस मेरे लिए 4-8 रोटी रहने देती है बनाने के लिए। इतना काम नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी, लेकिन इतने में ही मुझे इतनी थकान हो रही है कि पूछो मत। यदि अब इस बारे में मैंने घर वालों से किसी बात में जिक्र की तो घर वाले मुझे तो घर से ही निकाल देंगे। हालत खराब हुई जा रही है मेरी, भागा दौड़ी के मारे 2 पल आराम के नहीं मिल रहे हैं मुझे। रोशनी क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों बैठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे रोशनी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम जाकर आराम करो, मैं घर का काम कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। आई एम सॉरी दीदी, आई एम सॉरी। मैंने आपको बुरा करने के चक्कर में अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। दीदी की बातों में आकर मैंने सोचा कि मैं दुकान संभालूंगी, लेकिन दुकान संभालने के चक्कर में मेरी हालत ही खराब हुई जा रही है। अब मुझसे ये सब नहीं हो रहा दीदी, ये सब नहीं हो रहा है। दीदी आप तो हमेशा से ही मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ी हैं, आपने हमेशा से ही मेरा भला किया है। मैंने कई बार आपसे बदतमीजी से बात की, आपको ना जाने क्या कुछ कहा, लेकिन हमेशा आपने एक बड़ी बहन की तरह मेरा साथ दिया है। घर का सारा काम करना, दुकान जाना, फिर आकर घर का काम करना। मुझे घर में रहकर ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आप कितनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब से दुकान में जाना शुरू किया मैंने, तब से तो मेरी हालत ही खराब हो गई है, जबकि मैं तो इतना काम भी नहीं करती हूँ। दीदी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसी बात मत कर रोशनी, ऐसी बात क्यों कर रही है तू? नहीं दीदी, मैं बहुत गलत थी, मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं दीदी की बातों में आकर आपको बहुत बुरा समझ बैठी थी। अब मैं आपकी अच्छाई जान चुकी हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि आपके इन्हीं गुणों के कारण आप घर में आज सभी लोगों के दिल में जगह बनाकर बैठी हैं। दिल में जगह बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, इंसान के गुणों से लोगों के दिलों में जगह बनती है। मैं समझ रही हूँ। आई एम सॉरी दीदी, मैं आज से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। मैं हमेशा अब आपको एक बड़ी बहन की तरह रखूंगी। दोनों देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से रहने लगती हैं। ये सब देखकर वर्षा और रोशनी की सास को बहुत खुशी होती है। रोशनी अपनी ननद की बातों पे बिल्कुल नहीं आती है। अब ये सब देखकर अलका को भी समझ में आ जाता है कि उसकी इस तरह फूट डालने से कुछ नहीं होगा। सारा परिवार अब बहुत खुशी रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।